हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू साइको। बायोलॉजी की लास्ट क्लास में हमने हेल्थ एंड हाइजीन यानी कि यूनिट नंबर 8 के बारे में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम यूनिट 6 स्टार्ट करेंगे, दैट इज ह्यूमन अनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अगर इसमें भी बात करें तो आज इसमें हम न्यूट्रिशन, क्लासेस ऑफ न्यूट्रिशन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, मिनरल्स और साथ में स्किन और स्केलेटन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज न्यूट्रिशन। तो स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन या फिर पोषण से। तो अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन का सिंपल मीनिंग होता है टू नरिश, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब फूड का इंटेक करेगा, ठीक है, या हम बोल सकते हैं न्यूट्रिशन का एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हम जितने भी जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो फूड को कंज्यूम करेंगे, उसको डाइजेस्ट करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, और जब वो एब्जॉर्ब हो जाए तो उसको एज अ ग्रोथ के लिए यूटिलाइज करेंगे, एज अ एनर्जी के लिए या फिर अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। तो हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो हमारे फूड होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, बॉडी बिल्डिंग, एनर्जी यील्डिंग और प्रोटेक्टिव फूड। देखा था कि जो प्रोटेक्टिव फूड होते हैं उसमें हमारे विटामिन एंड मिनरल्स आ जाते हैं, जो हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं उसमें प्रोटीन एंड फैट आ जाता है, और अगर हम बात करें एनर्जी यील्डिंग फूड की तो इसमें क्या आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट। जिन फूड से हमें एनर्जी मिले या फिर वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करे या फिर हमारी बॉडी को बिल्ड करे, साथ में एनर्जी प्रोवाइड करे, उसी प्रोसेस को या उसी बायोलॉजिकल प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रिशन बोल रहे हैं। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो हम बात करें टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन 2 टाइप का होता है, पहला है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक। तो अगर हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें, यानी कि क्या है, स्वपोषी पोषण है, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म होंगे या जो भी जीव होंगे वो अपना जो भोजन है या फिर फूड है खुद से बनाते हैं बाय यूजिंग ऑफ सनलाइट या फिर फोटोसिंथेसिस के थ्रू, जैसे कि हरे पौधे हो गए, शैवाल हो गए, एल्गे हो गई या फिर कुछ बैक्टीरिया। वहीं अगर हम बात करें हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, तो ये क्या होता है, परपोषी पोषण, यानी कि इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंड करेंगे या फिर दूसरे लिविंग बीइंग से अपना जो फूड होंगे या भोजन होंगे बनाएंगे, जैसे कि मानव हो गए, जानवर हो गए, कवक हो गए, ठीक है। अब अगर हम बात करें हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तो उसके भी हमारे 3 टाइप से, पहला है होलोजोनिक, सेप्रोट्रॉफिक और थर्ड है पैरासिटिक, ठीक है। अगर हम बात करें होलोजोइक न्यूट्रिशन की, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है कि जैसे हम फूड का इंटेक करते हैं तो क्या होता है, हम कॉम्प्लेक्स पार्टिकल को सिंपल पार्टिकल में ब्रेक डाउन करते हैं और उसके बाद वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होगा, ठीक है, या मेटाबोलाइज होगा, जैसे कि ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया। अगर हम बात करें सेप्रोट्रॉफिक की, तो यानी कि इसमें ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, जो डेथ ऑर्गेनिक मैटर है उससे अपना भोजन बनाएंगे, जैसे कि फंगई, ठीक है। और लास्ट अगर हम बात करें पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, परजीवी पोषण, यानी कि ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर एग्जिस्ट करेंगे और वहीं से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, जैसे कि कीड़े हो गए, टेपवर्म हो गए या फिर प्लाज्मोडियम, ठीक है। ये है हमारा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब नेक्स्ट बात करते हैं मेजर न्यूट्रिएंट की, कि कुछ मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला तो है कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट हमने पहले ही जाना कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, एनर्जी यील्डिंग फूड है, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। अब अगर हम कार्बोहाइड्रेट की भी बात करें तो 3 टाइप्स के होता है, पहला है मोनोसेक्राइड्स, दूसरा है डाइसेक्राइड और थर्ड है पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड की बात करें तो इसको हम सिंपल शुगर भी बोलते हैं, यानी कि इसमें क्या होगा, एक सिंगल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। डाइसेक्राइड की बात करें तो इसमें 2 मोनोसेक्राइड प्रेजेंट होंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए सुक्रोज हो गया और लेक्टोज हो गया। और पॉलीसेक्राइड की बात करें, यानी कि इसमें 2 से ज्यादा मोनोसेक्राइड प्रेजेंट होंगे और इसको हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं, जैसे स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया या फिर सेल्यूलोज। अब अगर कार्बोहाइड्रेट के मेन रिसोर्स की बात करें तो राइस, व्हीट, मीट, शुगर, फ्रूट्स कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज होते हैं। और हम फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करेंगे। और अगर हम बात करें कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है उसमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड होगी, तो 4 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम में प्रोवाइड होगी। कार्बोहाइड्रेट होता है तो ब्रेन फंक्शनिंग के लिए जो ग्लूकोज होता है वो प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी का, ठीक है। ब्रेन फंक्शनिंग कब करेगी, जब हमारी बॉडी में इनफ अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट होगा, तभी क्या है, ब्रेन को एनर्जी मिलेगी और वो जो अपना फंक्शन है उसको कर पाएगा।
नेक्स्ट है प्रोटीन। अब प्रोटीन को हमने क्या बोला था कि ये क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड है, यानी कि इसेंशियल फॉर ग्रोथ, टिश्यू रिपेयर एंड एंजाइम प्रोडक्शन। अभी क्या है, अमाइनो एसिड का बना होगा और प्रोटीन क्या करता है, हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर कोई भी टिश्यू में टीयर एंड वियर हो गए उसके रिपेयर के लिए, साथ में ही क्या करता है, एंजाइम के प्रोडक्शन में भी हेल्प करेगा, और ये अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। अब प्रोटीन की भी बात करें तो 2 टाइप्स के होते हैं, इसेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। वैसे हमारे कंडीशनल अमाइनो एसिड भी अनदर टाइप्स प्रेजेंट होता है। अब इसेंशियल अमाइनो एसिड की बात करें, मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम फूड, यानी कि हम क्या करेंगे, इसको फूड के थ्रू ऑब्टेन करते हैं, यानी कि ये हमारी बॉडी में खुद से सिंथेसाइज नहीं होते हैं, हमें क्या करना पड़ता है, फूड से इनको लेना पड़ता है, जैसे एग्जांपल के लाइसिन हो गया, वैलिन हो गया। और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड की बात करें तो ये हमारी बॉडी में कैन बी सिंथेसाइज, यानी कि अपने आप सिंथेसाइज हो जाएंगे, हमें फूड से लेने की ऐसे कोई नीड नहीं पड़ती है, जैसे कि ग्लाइसिन हो गया या फिर एलेनिन हो गया। अब अगर हम सोर्स की बात करें प्रोटीन के, तो इसमें एनिमल सोर्स भी आ सकता है, प्लांट सोर्स भी आ सकता है। अगर हम एनिमल सोर्स की बात करें तो मीट हो गया, फिश, एग, मिल्क, ये क्या है, रिचेस्ट सोर्स है प्रोटीन के। और प्लांट्स की बात करें तो पल्सेस हो गई, दालें, सोयाबीन, नट्स, ये भी क्या है, प्रोटीन के रिचेस्ट सोर्स होते हैं। अब अगर हम फंक्शन की बात करें प्रोटीन की, तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, ये क्या है, बॉडी बिल्डिंग और ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर हम बात करें कि 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी एनर्जी प्रोवाइड होगी, तो 1 ग्राम प्रोटीन से भी 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड होती है, और ये क्या करता है, फॉर्म एंजाइम, हार्मोन और एंटीबॉडी को बनाने के लिए भी इसेंशियल होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लिपिड या फिर वसा की। अब लिपिड की बात करें, स्टोर एनर्जी एंड प्रोवाइड इंसुलेशन कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल की। तो ये क्या करते हैं, जो लिपिड होती है या फिर वसा होता है, ये हमारी बॉडी में एनर्जी के रूप में स्टोर रहती है और साथ में हमें इंसुलेशन में भी हेल्प करेगी। साथ में ये क्या है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की बनी होती है। लिपिड्स की भी बात करें तो लिपिड्स हमारे 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड फैट्स एंड अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें या फैट्स की बात करें तो ये क्या है, एनिमल सोर्स से प्रोवाइड होंगे, जैसे बटर हो गया, घी हो गया। और अनसैचुरेटेड क्या होता है, जो हमें प्लांट से मिलते हैं, जैसे ऑलिव ऑयल हो गया, नट्स हो गए, ठीक है। और अगर हम लिपिड्स के सोर्सेज की बात करें, बटर, ऑयल, नट्स, फिश, एवोकाडो, ये इसके एग्जाम्पल है या फिर सोर्सेज है। और अगर हम बात करें 1 ग्राम लिपिड से कितनी एनर्जी प्रोवाइड होगी, तो 9 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम लिपिड से प्रोवाइड होगी। साथ में जो लिपिड्स होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे सेल मेम्ब्रेन को बनाने में और विटामिन के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम बैलेंस डाइट की। अब बैलेंस डाइट की बात करें तो बैलेंस डाइट क्या है, एक ऐसी डाइट है, ठीक है, जो हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है, हमारी हेल्थ के लिए एसेंशियल है, और जिसमें जितने भी न्यूट्रिएंट है वो सबके एक राइट अमाउंट में है, राइट प्रोपोर्शन में है। अब अगर हम कंपोजिशन की बात करें कि जो बैलेंस डाइट है उसकी कंपोजिशन क्या होगी, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर एंड फाइबर होना चाहिए। अब कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 50 to 60% होना चाहिए, प्रोटीन 15 to 20%, फैट्स की बात करें तो 20 to 30%, और बाकी विटामिन, मिनरल्स, वाटर एंड फाइबर भी इसमें इसेंशियल है। तभी हम बोलेंगे अगर किसी भी डाइट में ये सारी चीजें प्रेजेंट होगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट। बाकी हमने विटामिन और मिनरल्स प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था और उनसे होने वाले डिसऑर्डर के बारे में भी डिस्कस किया था। तो अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे स्किन या फिर इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। अब अगर हम बात करें इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, यानी कि इसमें हम क्या बात करें, स्किन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कि स्किन में होने वाले डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए, उसकी स्टडी के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं डर्मेटोलॉजी। जिसमें हम स्किन से होने वाले डिसऑर्डर की स्टडी करते हैं, उसको हम बोलेंगे डर्मेटोलॉजी। अब अगर हम स्किन की बात करें तो स्किन क्या है, हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है, ठीक है, लार्जेस्ट ऑर्गन है, और हमारी पूरी बॉडी को ये क्या करता है, कवर करने का काम करता है। एक तरह से बोल सकते हैं ऐसा प्रोटेक्टिव सेल की तरह वर्क करता है, क्योंकि हमारे सारे ऑर्गन को कवर करने का काम करेगा, साथ में उनको प्रोटेक्ट भी करेगा एनवायरमेंटल फैक्टर से, जैसे एक्सेसिव हीट हो गया, एक्सेसिव कोल्ड हो गया, सबसे प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जो हमारे स्किन है या फिर हमारी बॉडी का टोटल सरफेस एरिया कितना होना चाहिए, तो अगर हम एवरेज अडल्ट ह्यूमन की बात करें तो उनका सरफेस एरिया या फिर स्किन का सरफेस एरिया कितना होना चाहिए, 1.5 से 2.0 स्क्वायर मीटर या फिर 15 से 20 स्क्वायर फीट होता है, अगर हम एवरेज बात करें, ठीक है। या तो 1.5 से 2.0 स्क्वायर मीटर या फिर 15 से 20 स्क्वायर फीट भी होगा।
अब अगर हम बात करें कि जो स्किन है उसके मेन फंक्शन क्या होते हैं, तो सबसे पहला और जो मेन फंक्शन है वो क्या है, प्रोटेक्शन। जितने भी हार्मफुल माइक्रोब्स होंगे वो डायरेक्ट एंट्री नहीं कर पाएंगे हमारे ऑर्गन में। दूसरा है रेगुलेशन, ये क्या करता है, स्वेटिंग के थ्रू हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। फिर थर्ड है सेंसेशन, की सारी नर्व एंडिंग, कोई भी अगर गर्म चीज लगेगी तो हमें सेंसेशन फील हो जाती है पेन के रिगार्डिंग हो, चाहे वो टेम्परेचर हो या फिर प्रेशर हो। तो यहाँ पे क्या है, नर्व एंडिंग भी प्रेजेंट होती है जो हमें टच करने से ही पता चल जाएगा कि कोई भी चीज कोल्ड है, हॉट है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन में भी हेल्प करेगा, ठीक है, जितना भी वेस्ट है स्वेटिंग की फॉर्म में वेस्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। और अगर हम लास्ट फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी, ठीक है। स्किन क्या करता है, विटामिन डी के सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। ये क्या करता है, सनलाइट से विटामिन डी को एक्सपोज करेगा और हमारी बॉडी में यूटिलाइज करने का या फिर सिंथेसाइज करने का काम करता है। तो ये थे स्किन के फंक्शन। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्किन के स्ट्रक्चर की। तो अगर स्किन की बात करें तो मेनली 3 लेयर या 3 कवरिंग होती है स्किन की। पहला है एपिडर्मिस। अगर हम बात करें एपिडर्मिस की तो ये क्या है, बाहरी परत है, यानी कि आउटर मोस्ट लेयर है स्किन की, और ये केराटोसाइट को कंटेन करती है। केराटोसाइट क्या होती है, स्किन की सेल होती है, केरेटोसाइट्स, केरेटिनोसाइट्स। अब ये केरेटिनोसाइट्स की बात करें तो ये क्या करते हैं, केरेटिन को प्रोड्यूस करने का काम करेगी, ठीक है। और ये क्या होता है, प्रोटीन होता है जो हमारी स्किन को टफ बनाने का काम करेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जो केरेटिनोसाइट्स है सेल, ये क्या है, केरेटिनोसाइट सेल्स है। अगर हम बात करें कि केरेटिनोसाइट सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो एपिडर्मिस में प्रेजेंट होगी। और जो क्या करते हैं, कैरेटिन, ठीक है, कैरेटिन को प्रोड्यूस करती है। कैरेटिन के एक प्रोटीन है, इसको प्रोड्यूस करती है। ये प्रोटीन क्या करता है, हमारी स्किन को टफ बनाने का काम करेगा। तो ये तो था एपिडर्मिस, ठीक है। अब यही जो एपिडर्मिस लेयर होती है यही क्या कंटेन करती है, मेलेनोसाइट। यानी कि हम अगर एपिडर्मिस की बात करें तो केराटिनोसाइट्स भी एपिडर्मिस ही कंटेन करेगी और मेलेनोसाइट्स भी। अब मेलेनोसाइट का काम क्या होता है, मेलेनिन को प्रोड्यूस करना। और मेलेनिन किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारी स्किन के कलर के लिए और यूवी रेज से प्रोटेक्शन करने के लिए। तो अगर हम बात करें कि कलर, स्किन कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मेलेनिन। और मेलेनिन कहाँ से प्रोड्यूस होगा, मेलेनोसाइट से। और मेलेनोसाइट सेल कहाँ पे प्रेजेंट होगी, एपिडर्मिस लेयर में, यानी कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन में प्रेजेंट होगी। अब नेक्स्ट लेयर है डर्मिस। अब अगर हम बात करें डर्मिस की तो डर्मिस क्या है, मिडिल लेयर है, ठीक है, यानी कि स्किन की मिडिल लेयर होगी। और इसमें जितने भी ब्लड वेसल्स हो गए, नर्व सेंडिंग हो गए, स्वेट ग्लैंड्स, सिबेशियस ग्लैंड्स, ठीक है, और हेयर फॉलिकल प्रेजेंट होता है। तो डर्मिस क्या है, मिडिल लेयर है जो ब्लड वेसल नर्व्स कंटेन करेगी। फिर लास्ट लेयर आती है हाइपोडर्मिस लेयर, यानी कि सबसे जो अंदर वाली भीतरी परत होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस। इसी में हमारे सबकुटेनियस टिश्यू प्रेजेंट होता है, इसलिए कभी कभी इसको सबकुटेनियस लेयर या फिर सबकुटेनियस टिश्यू भी कहा जाता है। और इसी में क्या होता है, फैट सेल या फिर एडिपोज टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, इंसुलेशन में हेल्प करेंगे या फिर एनर्जी को जो स्टोर करके रखते हैं उसमें हेल्प करेंगे। तो अगर हम बात करें इंसुलेशन और एनर्जी स्टोरेज के लिए कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है, हाइपोडर्मिस, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होंगे। अब हम बात करते हैं स्किन के अपेंडेजेस की या फिर उपांग की। तो अगर हम बात करें स्किन के या फिर त्वचा के उपांग की तो क्या होता है, हेयर, नेल्स हो गए, स्वेट ग्लैंड्स हो गए, सुबेशियस ग्लैंड्स हो गए। हेयर की बात करें तो ये क्या करता है, डायरेक्ट मतलब डस्ट, कोई भी डस्ट आएगा उससे प्रोटेक्ट करेगा, या फिर कोई भी इंसेक्ट अगर बाइट करने आएगा तो उससे प्रोटेक्ट करने का भी काम करते हैं, साथ में टेम्परेचर को भी रेगुलेट करेंगे। अब नेल्स की बात करें, नाखून की बात करें तो ये भी किससे बने होते हैं, कैरेटिन से, और हेल्प करते हैं हमारा ग्रिपिंग एंड फिंगर, जो फिंगर्स होते हैं उनके प्रोटेक्टिंग में हेल्प करेंगी। स्वेट ग्लैंड की बात करें तो ये भी क्या करेगी, एक तो वेस्ट को बाहर निकालने का काम करेंगी, साथ में क्या करेंगे, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का भी काम करती है। और सेबेशियस ग्लैंड की बात करें तो ये क्या करते हैं, सिबम, यानी कि जो ऑयल होता है स्किन वो प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमारी स्किन क्या होती है, सॉफ्ट रहती है, वहां पे कोई फ्रिक्शन कॉज नहीं हो पाता और इंजरी नहीं हो पाते। साथ में क्या कहते हैं, वाटर प्रूफ भी रखते हैं हमारी स्किन को। तो ये कहते हैं त्वचा के उपांग और अपेंडेजेस। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्किन की पिगमेंटेशन। तो हमने वैसे ऊपर पहले ही डिस्कस कर लिया है कि 2 ही सेल प्रेजेंट होती है हमारी स्किन की फर्स्ट लेयर में, ठीक है, जिसमें मेलेनोसाइट्स और केरेटिनोसाइट्स। अब मेलेनोसाइट क्या करते हैं, मेलेनिन को प्रोड्यूस करती है,
और मेलेनिन हमारे स्किन टोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। यानी कि जितना ज्यादा मेलेनिन होगा उतनी ज्यादा डार्क टोन होगी, जितना कम मेलेनिन होगा उतनी लाइटर स्किन होगी। एक चीज और कि जितना ज्यादा सन एक्सपोजर होता है मेलेनिन का प्रोडक्शन उतना ज्यादा होगा, तभी तो ज्यादा सन के कांटेक्ट में रहने से टैनिंग हो जाती है, ठीक है। क्योंकि जो मेलेनोसाइट्स होते हैं वो मेलेनिन को बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, जिससे स्किन का जो रंग होता है वो डार्कर होने लग जाता है या फिर स्किन टैनिंग होने लग जाती है, ठीक है। तो ये था स्किन या फिर इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। अब हम स्टार्ट करते हैं स्केलेटन सिस्टम। अब स्केलेटन सिस्टम की बात करें तो स्केलेटन सिस्टम को हम हिंदी में कंकाल तंत्र बोलते हैं। अब स्केलेटन सिस्टम की बात करें तो ये क्या एक हमारा बोल सकते हैं सपोर्ट सिस्टम होता है, ठीक है। या फिर स्केलेटन सिस्टम क्या करता है, स्ट्रक्चर, एक तो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करता है, साथ में हमारे जो ऑर्गन है उनको प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। अगर हम बात करें बोन्स की स्टडी को तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। ऑस्टियोलॉजी मतलब कि बोन्स की हम इसमें या फिर जो स्केलेटन सिस्टम है उसकी स्टडी करते हैं। अब अगर हम स्केलेटन सिस्टम की बात करें तो स्केलेटन सिस्टम में हमारे बोन्स, कार्टिलेज, टेंडन्स, जॉइंट्स एंड लिगामेंट्स आ जाते हैं। इन्हीं सबसे मिलकर हमारा स्केलेटन सिस्टम बनता है, ठीक है। अगर जॉइंट्स नहीं होंगे तो जॉइंट्स में मूवमेंट नहीं, हम अपने हाथ को नहीं हिला पाएंगे, वहां पे रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी या फिर मूवमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऐसी कार्टिलेज, लिगामेंट्स का अपना अलग फंक्शन होता है, अभी हम डिस्कस करेंगे आगे की क्लास में, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम। तो स्केलेटन सिस्टम का पहला फंक्शन क्या है कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करेगा। अगर स्केलेटन सिस्टम नहीं होगा तो कोई भी ऑर्गन अपनी कैविटी में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा प्रोटेक्शन करता है, इंटरनल ऑर्गन हो गए उनको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। मूवमेंट में भी हेल्प करेगा क्योंकि जो स्केलेटन सिस्टम होते हैं उसमें जॉइंट्स, मसल्स प्रेजेंट होते हैं, तो हम क्या चलना, दौड़ना या जितनी भी अपनी एक्टिविटी है रेंज ऑफ मोशन कर पाते हैं। नेक्स्ट है ब्लड सेल को प्रोड्यूस करता है। अब बोन मैरो प्रेजेंट होता है, ठीक है। बोन मैरो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जितनी भी हमारी लार्ज बोन हो गई उनमें या फिर लॉन्ग बोन में प्रेजेंट होता है। और बोन मैरो क्या करते हैं, आरबीसी को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, यानी कि ब्लड सेल के प्रोडक्शन में भी जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है वो हेल्पफुल है। साथ में जो बोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, मिनरल को भी स्टोर करने का काम करते हैं, जैसे कि कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया। तभी तो कैल्शियम और फास्फोरस हमारे बोन्स हो गए, टीथ्स के लिए ज्यादा इसेंशियल होते हैं, उनकी हेल्थ को प्रमोट करने के काम आते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बोन की। जो बोन होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो अगर हम बोन्स की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है, जिसमें कैल्शियम फॉस्फेट होगा, कोलेजन फाइबर्स होंगे और बोन सेल्स होती है। अब कैल्शियम फॉस्फेट क्या करता है, बोन्स को स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है, यानी कि हमारी बोन हार्ड रहे, इजिली ब्रेक ना हो, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कैल्शियम फॉस्फेट। फिर नेक्स्ट होता है कोलेजन फाइबर। अब हमारी बॉडी जितनी फ्लेक्सिबल, ये क्या करता है, कोलेजन फाइबर हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, तभी हम अपनी बॉडी को थोड़ा सा ट्विस्ट कर पाते हैं, ठीक है, रोटेशन कर पाते हैं या मूवमेंट कर पाते हैं। फिर थर्ड आता है हमारी बोन सेल, जैसे कि ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट की बात करें तो इनको हम बोन फॉर्मिंग सेल भी बोलते हैं, ठीक है। जब भी कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो उस टाइम पे क्या होती है, ये ऑस्टियोब्लास्ट आती है और उस बोन को फिर से फॉर्म करने लग जाती है। ऑस्टियोब्लास्ट की बात करें तो ब्रेक बोन, यानी कि ये बोन्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो अगर हम बोन के स्ट्रक्चर की बात करें तो बोन क्या है, तीन चीजों से मिलकर बना है, कैल्शियम फॉस्फेट, कोलेजन फाइबर और बोन सेल्स, जिसमें क्या है ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। अब अगर हम टाइप्स ऑफ बोन की बात करें तो जो हमारे स्केलेटन सिस्टम होता है उसमें टोटल 206 हड्डियां होती है, लेकिन उसमें भी हमारा जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। अगर हम बात करें एक्सियल स्केलेटन सिस्टम तो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में 80 बोन होती है, और अगर हम बात करें अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम तो उसमें 126 बोन होगी, और टोटल मिला के कितनी हो जाती है, 206 बोन्स। अब अगर हम बात करें सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन सिस्टम की, तो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में स्कल बोन यानी कि खोपड़ी की हड्डी, ठीक है, जो कितनी होती है 22 होगी, जिसमें 8 तो हमारी क्रेनियम बोन होती है और 14 हमारी चेहरे की हड्डी होती है, 14 फेशियल बोन। फिर बात करते हैं वर्टिबल कॉलम, जिसमें हमारी टोटल 33 हड्डियां होती है, जिसमें 7 सर्वाइकल यानी कि रीढ़ की हड्डियां, जिसमें 7 सर्वाइकल होगी, 12 थोरेसिक होगी, लंबर 5 होगी, सेक्रम 5 होगी, और कॉकेक्स जो टेल बोन होती है वो 4 फ्यूज बोन से मिलकर बनेगी। और एक आ जाता है हमारा रिब केज, ठीक है, यानी कि पसली वाला जो पिंजरा होता है, जिसमें 12 तो रिब्स की पेयर होती है और एक स्टर्नम होता है, ठीक है, जिसमें हमारी
हमारी ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स भी होगी, ठीक है। और एक बीच में जो स्टर्नम होता है जो उन बोन्स को अटैच करने का, रिब्स को अटैच करने का काम करेगी। तो अगर हम एक्सियल स्केलेटन सिस्टम की बात करें तो इसमें स्कल की बोन, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स, ये सारी चीजें आ जाते हैं और टोटल मिलाकर ये हो जाती है 80 हड्डियां। अब बात करते हैं हम अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम की। अब अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम की बात करें तो इसमें हमारा पेक्टोरियल ग्रिडल यानी कि शोल्डर ग्रिडल आ जाता है। शोल्डर ग्रिडल में क्या होगा, एक हमारी कॉलर बोन हो गई जिसको हम ब्यूटी बोन बोलते हैं, कितनी होगी 2, और स्कैपुला भी यानी कि शोल्डर वाली जो पीछे की हड्डियां होती है शोल्डर ब्लेड वो 2, तो 4 तो हमारी ये हो जाएगी। उसके बाद अपर लिम्ब की बात करें यानी कि अपने हाथों की बात करें तो उसमें ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फेलिंजेस आ जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करें अपर लिम्ब की, तो अपर लिम्ब में टोटल हमारी अगर बोन्स की बात करें, अपर लिम्ब मतलब हाथ की हड्डियों की, तो 2 हाथ है तो सब बोन्स को डबल कर देंगे। तो ह्यूमरस की बात करें ये 1 होगी, रेडियस 1 होगी, अल्ना भी 1 होगी, कार्पल की बात करें तो ये 8 होगी, मेटाकार्पल की बात करें तो ये 5 होगी, और फेलेंजिस की बात करें तो ये 14 होगी। यानी कि अगर हम एक हाथ की बात करें 30, यानी कि दोनों हाथ की मिला के कितनी हो जाएगी 60 बोन्स, ठीक है। यहाँ पे हमारी यानी कि अपर लिम्ब में कितनी आ जाएगी 60, और यहाँ पे हमारी कितनी थी 4 बोन। अब अगर हम बात करें पेल्विक ग्रिडल की तो इसमें हमारी हिप बोन आ जाती है, इलियम, ईशियम और प्यूबिक। अब इलियम ईशियम क्या होते हैं, 2 इनॉमिनेट बोन एक साथ मिलके बनती है, ठीक है। तो अगर हम पेल्विक ग्रिडल की बात करें तो इसमें हमारी 2 बोन आ जाती है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें लोअर लिम्ब की, तो लोअर लिम्ब में क्या होगा, हमारे फीमर की यानी कि पैर की हड्डियों की बात कर रहे हैं, तो इसमें फीमर 1 होगी, ठीक है, टीबिया 1 होगी, फिबुला 1 होगी, पटेला 1 होगी, टार्सल की बात करें तो ये 7 होगी, मेटाटार्सल की बात करें तो ये 5 होगी, और फेलेंजिस की बात करें तो 14। यानी कि एक पैर में 30 और दोनों पैर की बात करें तो ये कितनी हो जाएगी 60। तो अगर हम बात करें अपेंडिकुलर में तो जो हमारी पेक्टोरियल ग्रिडल है उसमें 4 बोन हुई, अपर लिम्ब में 7 बोन हुई, पेल्विक ग्रिडल में 2 बोन हुई, लोअर लिम्ब में भी 60 बोन हुई। तो अगर हम टोटल बात करें तो टोटल कितनी हो जाएगी 126, और वहां पे हमने एक्सेल में कितनी पढ़ी थी, एक्सेल में हमने 80 बोन पढ़ी थी, टोटल मिलाकर कितनी हो गई है 206 बोन, ठीक है। तो ये तो था हमारा अपेंडिकुलर और एक्सेल स्केलेटन सिस्टम। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम जॉइंट्स की, संधियों की। तो अगर जॉइंट की बात करें, जब 2 बोन्स एक साथ जुड़ती है, अटैच होती है और वो मूवमेंट करती है, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि जो हमारी अगर हाथ की हड्डी की बात करें, हाथ की हड्डी में क्या होता है हमारी ह्यूमरस, और साथ में उसके बाद नीचे आती है रेडियस और अल्ना। तो हम क्या है अपने जो जॉइंट है उसको मूव कर पाते हैं, किसकी वजह से, जॉइंट्स की वजह से, क्योंकि वहां पे क्या है जॉइंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जॉइंट्स की बात करें तो जहां पे 2 बोन्स एक साथ मिलेगी और उनको मूवमेंट हो पाएगा, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, जॉइंट्स बोल रहे हैं। अब जो जॉइंट्स होते हैं वो होते हैं कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं, और जॉइंट्स के भी हमारे मेनली 3 टाइप्स होते हैं। अब जॉइंट्स के टाइप पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उसमें कुछ कार्टिलेज, कुछ टेंडन्स, लिगामेंट्स और नर्व प्रेजेंट होती है। अगर हम कार्टिलेज की बात करें तो कार्टिलेज क्या होते हैं, इज अ साइलेंट एंड स्मूथ इलास्टिक टिश्यू रबर लाइक पैडिंग दैट कवर एंड प्रोटेक्ट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन। यानी कि जितनी भी हमारी लॉन्ग बोन होगी वहां पे क्या होगी, इलास्टिक या फिर स्मूथ रबड़ जैसा पैड लगा होगा, ठीक है, जो क्या करेगी 2 बोन को आपस में फ्रिक्शन कॉज नहीं होने देगी। अगर वो पैड नहीं होगा तो क्या होगी, दोनों बोन के जो एंड होंगे वो आपस में रगड़ खाते रहेंगे, ठीक है, जिसके कारण क्या होगी, बोन्स में इन्फ्लामेशन हो सकता है, जॉइंट पेन, या फिर आपने सुना होगा ना कि घुटने होते हैं उनके, कटोरे घिस गए, कटोरी घिस गए, वही उसी से प्रोटेक्शन के लिए हमारी बॉडी में कार्टिलेज बने हुए होते हैं, ठीक है। जैसे रिब केज, ईयर, नोज, ब्रोंकियल ट्यूब हो गए, ठीक है, इंटरवर्टिबल डिस्क हो गई। अब बात करते हैं हम टेंडन्स की। टेंडन्स क्या करते हैं, मसल टू बोन जोड़ने का काम करेगी, यानी कि मसल को बोन से जोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे टेंडन। और अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी में अप्रॉक्स 4000 टेंडन प्रेजेंट होते हैं। वहीं अगर लिगामेंट की बात करें तो लिगामेंट क्या करते हैं, बोन टू बोन, यानी कि एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करेगी। और अगर हम ह्यूमन बॉडी में एवरेज टेंडन की बात करें तो कितने होंगे, 900 से ज्यादा। बाकी नर्व्स प्रेजेंट रहते हैं जो हमें पेन सेंसेशन देने का काम करेंगी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट्स की। तो अगर हम टाइप्स ऑफ जॉइंट की बात करें तो हमारे 3 टाइप्स के जॉइंट है। पहला है फाइब्रस जॉइंट, दूसरा है कार्टिलेजियस जॉइंट और तीसरा है साइनोवियल जॉइंट। अब फाइब्रस जॉइंट की बात करें यानी कि रेशेदार जोड़, जहां पे कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, जैसे स्कल हो गया, ठीक है, स्कल बोन हो गया ना, अगर हम खोपड़ी की बात करें तो उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है, कोई भी गति नहीं होगी, तो ऐसे जॉइंट्स को हम बोलते हैं फाइब्रस जॉइंट। नेक्स्ट है कार्टिलेजियस जॉइंट,
उपास्थ्य जोड़, यानी कि वहां पे क्या होगा, लिमिटेड मूवमेंट होगा। ठीक है, लिमिटेड का मतलब या तो अबडक्शन आगे की तरफ ही जा पाएगी या पीछे की तरफ ही जा पाएगी, पूरा कंप्लीट रोटेशन या फ्री मूवमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे हमारी वर्टिब्रल या कमर हो गई तो उसका मूवमेंट हम चारों तरफ या 180 डिग्री में नहीं कर सकते। ठीक है, सीमित गति होती है वहां पे। और लास्ट है साइनोवियल फ्लूइड, जहाँ पे फ्री मूवमेंट होता है, हम किसी भी एंगल में उसको घुमा सकते हैं, जैसे हमारी हथेली हो गई या फिर हमारा नी जॉइंट हो गया, उसको हम क्या कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो वो क्या है, हमारा साइनोवियल जॉइंट। अब अगर हम साइनोवियल जॉइंट की भी बात करें तो इसके भी कुछ टाइप्स प्रेजेंट होते हैं। तब साइनोवियल जॉइंट की भी बात करें तो इसमें हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आ जाएगा, गेंद और खोखला। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का मतलब क्या होगा कि एक सॉकेट जैसा होगा और उसमें हम बॉल को अंदर डाल देंगे तो वो क्या है, आपस में आर्टिकुलेट हो जाएगा। जैसे हमारा शोल्डर हो गया, हिप हो गया, इसमें क्या होता है, 360 डिग्री का मूवमेंट होता है। अब अगर हम बात करें हिंग जॉइंट की, कब्जा संधि, ठीक है, इसमें क्या है, वन डायरेक्शन में, जैसे हमारा एल्बो हो गया, हमारा नी हो गया, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, या तो आगे की तरफ भी जा सकते हैं, पीछे की तरफ भी जा सकते हैं, कंप्लीट 360 डिग्री नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है पाइवॉइड जॉइंट, जिसको हम घुंडन संधि भी बोल सकते हैं, जो नेक में प्रेजेंट होगी, जिसमें सिर्फ रोटेशन प्रेजेंट होगा। ठीक है, और फोर्थ होता है ग्लाइडिंग जॉइंट, फिसलने वाली संधि, जैसे ब्रेस्ट हो गई, एंकल हो गई, जिसको हम स्लाइडिंग मूवमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, वो किस में प्रेजेंट होगा, रिस्ट में और एंकल में। अब अगर हम बात करें मूवमेंट, लोकोमोशन एंड द स्केलेटन सिस्टम की, जो स्केलेटन सिस्टम होता है उसमें मूवमेंट या फिर लोकोमोशन कैसे होगा। ठीक है, अगर मूवमेंट की बात करें तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी में मूवमेंट करते ही हैं। ठीक है, वॉलेंट्री भी होगा और इनवॉलेंट्री मूवमेंट दोनों ही होता है। कुछ मूवमेंट हम खुद से कर सकते हैं और कुछ मूवमेंट में हमारा कंट्रोल नहीं होता है। तो अगर मूवमेंट की भी बात करें तो मूवमेंट के भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब अगर मूवमेंट की बात करें तो 3 टाइप होता है। पहला है हमारा एमीबॉइड मूवमेंट। अगर एमीबॉइड मूवमेंट की बात करें तो ये किस में होगा, अमीबा में और सर्टेन ह्यूमन सेल्स, जैसे कि WBC हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें एमीबॉइड मूवमेंट की, इसमें क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म है उनका फ्लो होता रहता है, स्ट्रीमिंग होती रहती है, साथ में जो सूडोपोडिया है उसका भी निर्माण होता रहता है या फिर वो भी बनती रहती है। फॉर एग्जांपल के लिए मूवमेंट ऑफ मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट, जो हमारी बॉडी है उसमें क्या होता है, मैक्रोफेजेस का मूवमेंट होता रहता है, साथ में ल्यूकोसाइट्स का भी मूवमेंट चलता रहता है। इनको हम बोलते हैं एम्बॉइड मूवमेंट। सेकेंड वन है हमारा सिलियरी मूवमेंट। अगर सिलियरी मूवमेंट की बात करें तो किसमें प्रेजेंट होगी, कोई ऐसी सेल जिसमें सीलिया प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, म्यूकस हो गया, ओवम हो गया, इनमें क्या होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है तो इनमें मूवमेंट होता रहता है, सिलियरी मूवमेंट प्रेजेंट रहता है और इसी को हम बोलते हैं सिलियरी मूवमेंट। अब थर्ड, और अगर हम सिलियरी मूवमेंट की बात करें तो इसी सिलियरी मूवमेंट के थ्रू क्या होता है, जो ओवम होता है वो फैलोपियन ट्यूब को पास हो जाता है। अब थर्ड वन है हमारा मस्कुलर मूवमेंट। अब मस्कुलर मूवमेंट की बात करें तो ये जितने भी एनिमल हो गए, हायर एनिमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन हो गया या फिर मोस्ट ऑफ जो एनिमल्स हो गए उनमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब जो मस्कुलर मूवमेंट है यही क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करेगी। जो भी हमारी मसल्स होगी उसमें संकुचन होगा या फिर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा, उसके लिए मस्कुलर मूवमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे हम दौड़ना, भागना, कूदना, ये सब किसके थ्रू होता है, मस्कुलर मूवमेंट के थ्रू। अब नेक्स्ट बात करते हैं लोकोमोशन और इसका सिग्निफिकेंट क्या है। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है कि हम क्या है, मतलब जो भी मूवमेंट या जो भी संचलन, ठीक है, हम अपने सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं। जैसे कि जो ह्यूमन है वो क्या करता है, खाना और पानी के लिए काम करता है। ठीक है, फिर या तो जो एनिमल्स हो गए वो शिकारियों से बचने के लिए भी मूवमेंट करते हैं। ठीक है, अपने मेट्स को खोजने के लिए भी वो क्या करेंगे, लोकोमोशन का यूज़ करते हैं। साथ में जो एनवायरनमेंट है उसको अडॉप्ट करने के लिए भी लोकोमोशन का यूज़ करेंगे। तो लोकोमोशन क्या है कि हम के सर्वाइवल के लिए जो भी इसेंशियल चीज़ें करते हैं उसको हम लोकोमोशन बोलेंगे। अब नेक्स्ट है बोन डिसऑर्डर, कि जो बोन्स है उसमें कौन कौन से डिसऑर्डर प्रेजेंट होंगे। तो अगर हम बोन्स के मेन डिसऑर्डर की बात करें, पहला है इसमें ऑस्टियोपोरोसिस, जो किसकी वजह से होगा, कैल्शियम डिफिशियंसी की वजह से। और ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होगा, जो बोन होते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रिटल या फिर वीक हो जाती है, तो छोटा सा भी उस पर स्ट्रेस होगा या छोटा सा भी उसमें फ्रिक्शन कॉज होगा तो वो ब्रेक हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस क्या होगा, जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो जाएगी। ठीक है, अब जब जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन होगी तो उसके कारण स्वेलिंग हो जाएगी, पेन प्रेजेंट होगा। फिर आता है रिकेट्स। अब रिकेट्स की बात करें तो ये क्या है,
है विटामिन डी की डिफिशियंसी, लेकिन रिकेट्स किस में प्रेजेंट होगा? चिल्ड्रंस में। उसी की जगह जो ऑस्टियोमलेशिया है वो अडल्ट में, यानी कि अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी अडल्ट में हो जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे? ऑस्टियोमलेशिया, और अगर चिल्ड्रंस में हो जाए तो उसको हम बोलेंगे रिकेट्स। इसमें भी क्या होता है? बोन बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है। और लास्ट आता है फ्रैक्चर, जो किसी भी वजह से हो सकते हैं, मे भी हो सकता है ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से हो गया, मे भी हो सकता है रिकेट्स की वजह से हो गया, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई इंजरी ट्रॉमा हो गया, उसके कारण फ्रैक्चर हो सकता है। तो ये क्या थे? कुछ कॉमन डिसऑर्डर थे स्केलेटल सिस्टम के। अब लास्ट बात करेंगे हम बोन हीलिंग प्रोसेस, यानी कि जब भी फ्रैक्चर हो जाता है तो बोन हील कैसे करेगी। तो सबसे पहले क्या होता है? वहाँ पे हीमोटोमा फॉर्मेशन होता है, यानी कि रक्त संलयन बनता है। हीमोटोमा का मतलब क्या होगा? कि वहाँ पे जो ब्लड है वो क्लॉट होने लग जाता है फ्रैक्चर वाली साइट में, ठीक है। ब्लड जब बहेगा उसके बाद वहाँ पे हमारे क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पे रक्त का थक्का जैसा बनने लग जाता है। फिर नेक्स्ट में होता है कैलस फॉर्मेशन, ठीक है। कैलस मतलब जो कार्टिलेज होते हैं वो आने लग जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। जब वो कार्टिलेज वहाँ पे धीरे धीरे बनेंगे तो वो क्या करेंगे? बोन को रीमॉडलिंग में हेल्प करेंगे, यानी बोन का पुनः निर्माण करने लग जाएंगे। क्योंकि जैसे कैलस फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे हमारा जो ऑस्टियोसाइट्स होती हैं वो भी आने लग जाते हैं, और ऑस्टियोसाइट्स क्या कर रही थी? बोन के बनने में हेल्प कर रही थी। अब धीरे धीरे ऑस्टियोसाइट्स आते रहेंगे, वहाँ पे कार्टिलेज एक्युमुलेट होते रहेंगे, और जो बोन होगी वो अपनी पुरानी वाली शेप में वापस आ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं बोन रिमॉडलिंग। तो आज की क्लास में हमने न्यूट्रिशन, स्किन और स्केलेटन डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस किया। तो आज की क्लास में हमने न्यूट्रिशन, क्लास ऑफ न्यूट्रिशन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, स्किन, स्केलेटल डिसऑर्डर, मूवमेंट एंड लोकोमोशन के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।